As we are moving towards the unit number 4, we have a target to understand about the regression analysis. See, this regression analysis is very much common and is a kind of a thing which is highly productive, and it helps many times to really predict what would be the future outcome based on a pre-trained model. So that is very much interesting. तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस लीनियर रिग्रेशन को थोड़ा और एंजॉइंगली समझने की कोशिश करते हैं और उससे फिर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये प्रैक्टिकल एनालिसिस जो हम यूज करते हैं, रियल लाइफ जो होती है, उस रियल लाइफ में किस तरीके से ये मशीन लर्निंग यूज की जाती है. सो दैट्स ऑल अबाउट. शुरू करते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग टुडे. Excuse me. So machine learning is basically a branch of artificial intelligence that focus on the development of algorithm and statistical model that can learn from and mark prediction on data. Linear regression is also a type of machine learning algorithm. More specifically, a supervised machine learning algorithm that learns from the labeled data set and maps the data set points to the most optimized linear functions, which can be used for prediction of new data set. तो जैसा कि हमने कहा कि this is basically a supervised machine learning algorithm जिसमें हम एक already pre-trained labeled data होता है, पहले से पता हुआ डेटा होता है, उस डेटा से हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं और कहते हैं कि जी ऐसा कुछ आता है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इससे मैच करके कि दिस थिंग गोना बी लाइक दैट. तो आपको समझ में आया कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट. तो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. हमें पता है क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रिग्रेशन के बारे में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डायरेक्टली कमिंग ऑन दैट. सो वी आर वर्किंग ऑन दिस वन. तो देखिए समझिए कि किस तरीके से ये रिग्रेशन एनालिसिस को हम पढ़ते हैं और कैसे ये रियल लाइफ वर्ल्ड से कनेक्ट होता है. So it predicts the continuous output variable based on independent input variable. मतलब कुछ ऐसा है जो फ्यूचर, समझिए बहुत सिंपल सा ये मशीन लर्निंग है, कुछ ऐसा है जो फ्यूचर में आने वाला है और जिसके लिए ऑलरेडी हम कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को पहले ही चूज कर सके. Like the prediction of house price based on different parameter like house age, distance from the main road, location, area, and etc. ये house price वाला अगर आप देखते हैं तो this is a very common kind of a model which is used at many places. ये डेटा सेट हाउस बोस्टन हाउस प्राइस, ये डेटा सेट आपको मिल भी जाएगा अगर आप ऑनलाइन इसको सर्च करेंगे तो. So what it shows? It shows कि prediction of एक house price based on different parameters. कौन कौन से हाउस की एज क्या है, उसकी मेन रोड से डिस्टेंस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मशीन लर्निंग मॉडल. यानी कि कुछ पैरामीटर, अगर आपने सिटी के बहुत सारे हाउसेस के प्राइसेस को अगर आपने प्रिडिक्ट करना है कि कितना कितना बनने वाला है ये प्राइस, तो बेस्ड ऑन अ पैरामीटर वन कैन इजीली गिव. अगर कोई आपने कहा भाई मेरा हाउस है एंड दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ माय हाउसेस, तो आप उन पैरामीटर्स के बेसिस पर ये बता सकते हो कि दिस वुड बी अ प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ योर हाउस एंड यू कैन सेल इट टू दिस वन. So this is what exactly the regression is. Now start with the linear regression. Linear regression is basically a type of a supervised machine learning algorithm that computes the linear relationship between a dependent variable and one or more independent features. ये बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसे कि आप लोग एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हो. तो स्ट्रेट लाइन में जो आपके होते हैं आउटपुट होते हैं जिसके ऊपर बेसिस का कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आप इनपुट वेरिएबल्स को पुट करते हो एंड कीप ऑन पुटिंग द नेक्स्ट वन. सो जैसे y इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इक्वल्स टू x स्क्वायर या y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये एक लीनियर रिलेशनशिप है. अब आपको x जो वेरिएबल होगा वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर एक डिपेंडेंट वैल्यू हो जाएगी y. तो आपका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इतना है कि y इक्वल्स टू 2x को आइडेंटिफाई कर लिए 2x प्लस 3, यानी कि इनके बीच में x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है. अगर आप इस रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर पा सकते हैं तो आप ये बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा सेट, अगर आप इस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो यू वुड बी एबल टू रियली गो थ्रू, आप पता कर पाएंगे कि फ्यूचर में y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 के अकॉर्डिंग x का कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यू वुड बी एबल टू गेट द y. So let's come on this. So when the number of the independent feature is 1, then it is known as univariate linear regression. तो ये univariate कहलाता है अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपने केवल एक ही यूज किया हुआ है तो यूनिवेरिएट हो जाएगा. इन केस मोर देन वन फीचर इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीवेरिएट. भाई डिपेंडेंसी किस पर है, जैसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, यानी कि x एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. लेकिन इन केस y इक्वल्स टू 2x प्लस 3z, देन व्हाट, नाउ यू हैव अ टू वेरिएट, बेसिकली two variables in which your y is depending, and similarly multi.
So the multivariate or univariate you can easily understand here. The goal of the algorithm is to find the best linear equation that can predict the value of dependent variable based on independent variable. The equation provides a straight line that represents the relationship between the dependent and independent variable. The slope of the line indicates how much dependent variable changes to this. ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि आप एक straight line के लिए यूज करते हैं. Got it? अभी तक आपको यही बताया. Linear regression is used in many different fields. अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं. यही हमारा यूनिट नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव है. फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल फॉर एग्जांपल. तो अब आप कुछ भी ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको रखना है जिसके ऊपर कुछ डिपेंडेंसी क्रिएट होनी चाहिए, उसके बेसिस पर आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल इन फाइनेंस लीनियर, अब आप फाइनेंस का एग्जाम्पल लीजिए. Linear regression might be used to understand the relationship between a company's stock price and its earning, or to predict the future value of currency based on its past. तो बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में, ट्रेड मार्केट में जो मार्केट एनालिसिस करके आपको उनको रिजल्ट्स देते हैं, वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि ट्रेडिंग के लिए आपने कौन सी एल्गोरिथम लगा रखी है. और ये एल्गोरिथम ही उनकी मार्केट एनालिसिस को प्रेडिक्ट करके देती है कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स दिस स्टॉक वेरीड इन पास्ट. इन पैरामीटर्स की वजह से ये स्टॉक वेरी किया था और ये पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से फर्दर ये स्टॉक फिर वेरी करेगा. So high or low can be predicted on the basis of that. This kind of a thing has been done already. One of the most important supervised learning tasks is regression. In regression, set of records are present with x and y values. These values are used to learn a function. So if you want to predict y from unknown x, this learn function can be used. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक अगर y आपने वैल्यू ले रखी है जो कि अननोन है, फ्यूचर में इसका क्या होने वाला है, डिपेंड करती है किस फैक्टर के ऊपर, x फैक्टर के ऊपर. तो व्हाट यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट ए लर्न फंक्शन. आपको एक लर्न फंक्शन बनाना पड़ेगा. In regression, we have to find the value of y, so a function is required that predict continuous y in the case of a regression given x in the future. ठीक है? Here y is called as a dependent or target variable, or x is called as an independent variable, also known as a predictor of y. इसके बेसिस पर ही y की वैल्यू को हम आएंगे. तो ये टर्मिनोलॉजी है, कुछ खास पता होनी चाहिए. There are many types of function or module that can be used for regression. A linear function is the simplest type of function. Here x may be single feature or multiple feature, like this. We have one variable x, y is here. We have a learn function between these two, and on the basis of that, if you put any kind of x, you will be able to understand कि किस तरीके से बने. So linear regression performs the tasks to predict a dependent variable value y based on a given independent variable x, hence the name is linear regression. In the figure above, x is the work experience and y is the salary of a person. The regression line is the best fit line for him. So linear regression performs the task to predict a dependent variable y based on a given independent variable x, hence the name is a linear regression in that figure above. So x input is the work experience and y input is the salary of a person. कितना अच्छे से example ले लिया गया. On the basis of a work experience, आप futuristic value of salary, किसी organization के बारे में बात करें, आगे चल के क्या salary वहाँ पे हो सकती है, क्या benefits आपको मिल सकते हैं, ये सब कुछ किया जा सकता है किसी सर्टेन सिस्टम के अंदर. ठीक है, जहां पर सिस्टम होता है वहां. The regression line is a best fit curve. Assumptions of a linear regression. अब assumptions क्या होती हैं? Linear regression is a powerful tool for understanding the predicting the behavior of a variable. However, it needs to meet a few conditions in order to be accurate and dependent solution. कुछ assumptions ली जाती हैं. See, क्योंकि आप you're going to predict something, आप कुछ predict करने वाले हो, और जब आप प्रेडिक्ट करने वाले हो तो इन दैट प्रेडिक्शन व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो उन चीजों को जो कि फ्यूचर में हो सकती हैं, जिसके बेसिस पर अदर चीजें आ सकती हैं, या कुछ अननोन है, उन अननोन पे आपको आउटकम निकाल के देना. सो द प्रेडिक्शंस डिपेंडिंग ऑन फ्यू पैरामीटर. लीनियरिटी, अब ये मान के चलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैव अ लीनियर रिलेशनशिप विद अनदर. अब लीनियर रिग्रेशन में हम ये मान के चलते हैं कि एक दूसरे के साथ में लीनियरली वेरी कर रहे हैं.
मल्टीपल बेनिफिट्स चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे फॉर एन पर्सन, लाइक सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, किसी के साइकोलॉजी की एनालिसिस आपने करनी है और साइकोलॉजी में उसको ये देखना है उसको गुस्सा कितना आता है। अब आपने तो गुस्सा चेक करना है, उसका उसका एंगर चेक करने के लिए बैठे हुए हैं आप। जब आप उसका एंगर चेक कर रहे हैं तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप एंगर चेक करते हैं ये चेक कर रहे हैं कि किन किन वजहों से इसको गुस्सा आता है कितना है। तो यानी कि हर एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जो एंगर की रिलेशनशिप है वो एंगर की रिलेशन एक सर्टेन काइंड ऑफ डिग्री ऑफ फोल्ड है। It means 10%, 20%, 30%. It is not in term of some squares in the cube. कि पहले 10% आएगा, फिर अगर अगला इवेंट हो गया तो उसका 30% इंक्रीज हो जाएगा, फिर अगला इवेंट हुआ तो उसके तो 70% एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। So it is depending on the variable, but when it is coming in the case of a variation of dependent independent variable, the independent और dependent variable के बीच का जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन जो होगा वो वेरिएशन फिर यहाँ पर लीनियर माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, इंडिपेंडेंस, द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट आर डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। This means that the value of dependent variable for one observation does not depend on the value of dependent variable for another observation. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या कहा जा रहा है इसमें, जो observations हैं, the observation in the data set are independent of each other. This means that the value of the dependent variable for one observation does not depend on the value of dependent variable for another observation. क्लियर हुआ ना? तो जो ऑब्जर्वेशन है डेटा सेट के आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। दिस मीन द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर वन ऑब्जर्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अनदर ऑब्जर्वेशन। y1 y2 के ऊपर डिपेंड नहीं करता, y का x से रिलेशनशिप है। एक ऑब्जर्वेशन जो है वो दूसरे ऑब्जर्वेशन की इंडिपेंडेंस रहेगी उनके बीच में, वरना अगर वो सीक्वेंस्ड हो गए, अगर वो किसी भी तरीके से सीक्वेंस्ड हो गए, इट मींस y1 और y2 अगर आपस में सीक्वेंस्ड हो गए तो व्हाट वन हैज टू डू, व्हाट वन हैज टू डू, वो मेमोरी रखनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और लीनियर रिग्रेशन का डिस्कशन जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में आता है, और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि किस तरीके से रिग्रेशन एनालिसिस को यूज करके आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जो मिलता है रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किया है, वो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे फाइनेंस हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गई, कंपनी के स्टॉक प्राइस हो गए, फ्यूचर वैल्यूज को करना, ये सारी की सारी जगह पर यहाँ पर यूज किया सकता है। जैसे फाइनेंस में यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स में यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, किसी का बिहेवियर हमें मेजर करना है। ऐसे लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर, जैसे अमेजन का लास्ट टाइम ने रिव्यू वाली बात कही थी, वहां पर भी अगर हम डिस्कशन करते हैं तो वहां पर भी लीनियर रिग्रेशन यूज हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ लीनियर रिग्रेशन का मतलब यहाँ पर इतना सीधा सा है कि रिग्रेशन का मतलब ये है कि आप एक पैरामीटर के ऊपर दूसरे पैरामीटर की वैल्यू डिपेंड करती है। नोन पैरामीटर के लिए तो आपको पता है, लेकिन अननोन पैरामीटर के लिए नहीं पता, तो आप इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, और रिलेशनशिप बिल्डअप करने के बाद व्हाट यू ट्राई टू डू, आप कोशिश ये करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप के बेसिस पर फ्यूचर में होने वाले किसी भी काम को प्रिडिक्ट कर लें। जैसे आज की डेट में कोई शेयर मार्केट में कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उस स्टॉक की पिछली लास्ट टाइम तक ये परफॉर्मेंस रही, ये डेटा आपने कैलकुलेट कर लिया, किन किन पैरामीटर्स की वजह से वो हाई और अप, हाई गया या लो गया, वो कैलकुलेट कर लिया। अब आपने रिलेशनशिप निकाली हाई और लो के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ अ पैरामीटर्स। अब इन पैरामीटर्स के बीच में आपने इनके बीच में एक लर्निंग फंक्शन क्रिएट कर लिया, और नियर फ्यूचर में आप ये पता कर पाएंगे कि अगर ये पैरामीटर वेरी करा, जो कि नॉन पैरामीटर है, अगर ये पैरामीटर वेरी करता है तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचरिस्टिक वैल्यू ये होगी। और ज्यादातर मार्केट एनालिसिस और टिप्स आपके पास में आती है इसी टाइप की लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस की मदद से आती है।
ऐसे ही आप लोगों के बिहेवियर के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमी के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अमेजन पे हम जो बेसिकली स्टॉक बात करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू उसके रिव्यूज पर क्या इफेक्ट आने वाला है, ये सारी चीजें। रिव्यूज का भी एक आइडिया लग जाता है कि व्हाट पीपल वांट, व्हाट काइंड ऑफ अ कमेंट दे आर डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ अ कीवर्ड्स दे आर यूजिंग अप। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इन होल सिस्टम व्हाट वी डू, हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग सिचुएशन में आप अननोन वैल्यूज के लिए कर सकते हैं, फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अ लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो व्हाट दे से, वो ये कहते हैं कि जब भी लीनियर रिग्रेशन की बात की जाएगी तो वहां पर कुछ ऐसे assumptions होंगे that has to be maintained, वो assumptions हमें मेंटेन करने ही पड़ेंगे। What are these assumptions? वो assumptions क्या है? वो जो हमारे assumptions है, assumptions हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोगों का ऐड कर दूं। वो assumptions है, एक लीनियरिटी है, दूसरा इंडिपेंडेंस है। यानी लीनियरिटी का मतलब हो गया कि इन दोनों के बीच की हम ये रिलेशनशिप मानते हैं कि एक चीज दूसरे के रेस्पेक्ट पे लीनियरली वेरी कर रही है। दूसरा हम ये मान के चलते हैं कि एक, यस प्लीज सर दैट मीन्स मतलब वो प्रोपोर्शनेट है, मतलब वन इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीजिंग, एंड y इफ इट इज इक्वल्स, डिक्रीजिंग देन बिल्कुल डिपेंडेंट y इक्वल्स टू 2x 3x 5x 7x है, लेकिन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स यस सर। क्यूब, तो इसका मतलब हो गया कि नॉन लीनियरिटी की तरफ इंक्रीज कर जाएगा। तो हम ये कोशिश करते हैं, या फैक्टर हो सकता है 2 गुना 3 गुना 4 गुना, एक सर्टेन काइंड ऑफ फैक्टर आ सकता है, पर हम ये नहीं कहेंगे कि उसके मल्टीफोल्ड्स में वो जाके इंक्रीज करेगा, हो नहीं। तो लीनियरिटी। दूसरी, जो हमारे y की वैल्यूज आएंगी y1 y2 y3 y4, इनकी x पे तो डिपेंडेंसी है, लेकिन इनकी आपस में डिपेंडेंसी नहीं है। y1 की y2 पे कोई डिपेंडेंसी नहीं। ये आउटकम्स जो है, ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो बिल्कुल फ्री हैं। ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो बिल्कुल फ्री है। इन ऑब्जर्वेशंस की आपस में किसी भी तरीके की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। तो अगर कोई आउटकम आया तो उस आउटकम का एक्स पे डिपेंडेंसी है, लेकिन उस आउटकम की अपनी प्रीवियस वैल्यू से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार मुझे गुस्सा आया था, जैसे मैं सपोज के साइकोलॉजी के लिए बात करूं, पिछली बार मुझे गुस्सा आया था, इस वजह से आया था। पिछली बार मुझे गुस्सा आया था इसलिए मुझे गुस्सा आएगा, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है जब तक वो वजह ना हो। क्योंकि अगर आपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स की भी आपस में अगर डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली तो केस कंफ्यूजिंग हो जाए। पिछली बार गुस्सा आया था इसलिए गुस्सा आएगा नहीं, सॉरी, पिछली बार इस वजह से गुस्सा आया था इसलिए अब मुझे गुस्सा आएगा। दैट इज लाइक समथिंग, गॉट इट। द ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट आर ओके इंडिपेंडेंट। सर। तीसरा आता है होमोसिडासिटी। इसके लिए क्या यूज किया था, अक्रॉस द ऑल लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, द वेरिएंस ऑफ द एरर इज कांस्टेंट। द this indicates that the amount of an independent variable has no impact on the variance of error। मतलब कोशिश ये करते हैं कि अगर आपने कोई डेटा सेट मेंटेन किया हुआ, उस डेटा सेट में अक्रॉस all the level of independent variable, this is a very important point, across all the level of independent variable the variance of the errors is constant। मतलब एरर कांस्टेंट नहीं है, एरर का भी जो आपने निकाला हुआ है वेरिएंस, वो वेरिएंस ऑफ एरर, जो एरर में परिवर्तन आने का जो दर है, जो रेट है, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। मतलब ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा सारे डेटा सेट के बीच में। एरर होंगी, एरर नहीं मना कर रहे कि एरर नहीं होगी, एरर होंगी, लेकिन एरर का जो वेरिएंस का रेट है, एरर के भी बदलने का रेट फिक्स है ना, वो भी ऐसा नहीं है कि एट रैंडम कुछ भी हो जाए। थर्ड, नॉर्मेलिटी। द एरर इन द मॉडल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब दे आर peak at a point and decaying both the sides. So this is what called as a normality. एक certain point पर जाके it gets a maximum one and then have a uniform distribution on the both side. तो ये normality उनके बीच में mathematically होनी चाहिए। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है नो मल्टी कोलिनियरिटी।
there is no high correlation, मतलब ये कहना है कि there is no high correlation between the independent variable. This indicate that there is a little or no correlation between the independent variable. Independent variable में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए. So there is no correlation between the independent variable. आपस में इंडिपेंडेंट जितने भी वेरिएबल है उनके बीच में कोरिलेशंस नहीं होनी चाहिए. अगर वो कोरिलेटेड होगा तो इसका मतलब है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरी करेगा, दूसरे के रेस्पेक्ट में दूसरा चेंज होगा तो फिर पहले में भी चेंजेस आ जाएंगे, इसीलिए उनको इंडिपेंडेंट कहते हैं. दिस इंडिकेट दैट देयर इज अ लिटिल और नो कोरिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब बात करते हैं एक हाइपोथेसिस, किस तरीके से हम लीनियर फंक्शन, लीनियर रिग्रेशन के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं. As we have assumed earlier that an independent feature is the experience that is x and respective salary is y. उन्होंने कहा कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी पर्सन के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर उसकी सैलरी के आउटकम को निकालते हैं. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ आउटकम इज टू बी देयर. Let's assume there is a linear relationship between x and y and that can be predicted using this one. x और y के बीच में ये दो कांस्टेंट वेरिएबल्स हो गए, θ1 एंड θ2 है, और इनके बीच में y हमारे पास पर्सन की सैलरी हो गई और ये पर्सन का एक्सपीरियंस हो गया, और इनके बीच में तो किसी भी तरीके का कोई कांस्टेंट वेरिएबल से अपनी तरफ से ले लिया. अब इन्होंने बताया कि जो y होगा कंप्लीटली y होगा, ऑब्वियसली इसके सबसेट्स भी होंगे तो yi होंगे. बहुत सारे y's के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू सेट करेंगे, लेबल्स से हो जाएंगे पहले से, क्योंकि पहले ट्रेन करना है. ऐसे x के लिए बहुत सारे xi's होंगे, क्योंकि भाई पहले इतना एक्सपीरियंस था तो इतनी सैलरी मिली, इतना एक्सपीरियंस था तो इतनी सैलरी मिली, इतना एक्सपीरियंस था तो इतनी सैलरी मिली, ये भी हो गया यहाँ पर. तो बहुत सारे सेट्स यहाँ पर भी क्रिएट हो गए. तो yi और yi के लिए दोनों के लिए उन्होंने ये किया, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पर. तो आर द इनपुट इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग वैल्यूज ऑफ यूनिवेरिएट वन इनपुट वेरिएबल पैरामीटर आर द प्रेडिक्टेड वैल्यू. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि ये वैल्यू से दिखाई कि जो भी आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज होंगी उसके भी अपने सबसेट्स होंगे, वो भी इन्होंने y कैप में ले लिए. द मॉडल गेट्स द बेस्ट रिग्रेशन फिट लाइन बाय फाइंडिंग द बेस्ट θ1 एंड θ2 वैल्यूज. θ1 इंटरसेप्ट है इस इक्वेशन के अंदर, ये इंटरसेप्ट है, और θ2 जो है वो कोफिशिएंट है. तो एक इंटरसेप्ट है और एक कोफिशिएंट है. तो भाई आपका y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो mx प्लस c में ये आपका ये स्लोप हो गया और ये आपका c हो गया जो कि इंटरसेप्ट कहलाता है. Once we find the best θ1 θ value, we get the best fit line. So then we are finally using a model for prediction. It will predict the value for y for the input value of x. Cost function. The cost function or loss function is nothing but, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ गया, समझ में आ गया ना हमें क्या करना है, θ1 और θ2 को ही आइडेंटिफाई करना है. ये अगर हमारे पास आ जाएंगे तो y और x के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी, y और x के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी. नेक्स्ट द कॉस्ट फंक्शन. The cost function or loss function is nothing but the error or difference between the predicted value and true value y. It is the mean squared error. अब आपको क्या करना है, कॉस्ट फंक्शन निकालना है. देखिए ध्यान से समझिए, कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन इज नथिंग बट द एरर और डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू इज y, इतना होना चाहिए, और प्रेडिक्टेड वैल्यू कितनी है, y कैप है. इनके बीच में जो एरर आएगी, इट इज द मीन स्क्वायर्ड एरर. मीन स्क्वायर एरर को निकालने का मतलब ये होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव को हटा देते हैं, कम और ज्यादा, मतलब देयर इज अ डिफरेंस, वेरिएशन है, कम और ज्यादा क्या है इसके बारे में बात करते हैं. सो बिटवीन द प्रेडिक्ट द कॉस्ट फंक्शन कैन बी रिटन एज, कॉस्ट फंक्शन निकालने का तरीका क्या है, कॉस्ट फंक्शन को j से रिप्रेजेंट किया, एवरेज निकालना है ना, yi और y के बीच का पूरा डिफरेंस, इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर किया i से n तक की वैल्यूज के लिए, सारी वैल्यूज के लिए n से डिवाइड कर दी, क्योंकि ये बनना है स्क्वायर्ड का मीन. सो दैट्स व्हाई. तो हाउ टू अपडेट θ1 θ वैल्यूज टू गेट द बेस्ट फिट लाइन. अब बेस्ट फिट लाइन के निकालने के लिए θ1 θ को कैसे करेंगे, to achieve the best fit regression line, the model aims to predict the target value such that error difference between the predicted values and the true values y is minimum. So it is very important to update θ1 and θ values to reach the best value of the minimize the error between the predicted value and the true value of y. क्या मतलब हुआ इस बात का, ये बात सिंपली इतना सा बताने की कोशिश कर रही है कि जब आप
To achieve the best fit regression model, the such value error difference between the predicted value and the true value y is minimum. अब हुआ क्या, आपने देखा कि आपकी एक एक्चुअल वैल्यू आ रही, आपने ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, ट्रेनिंग करने से पहले तो आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है, आप अपने मॉडल को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, बनाएंगे। अंडर दिस सिचुएशन आप क्या करते हैं, आप चेक कर रहे हैं कि y जो है और y के साथ में जो आपका प्रेडिक्टेड वैल्यू, इनके बीच में डिफरेंस आएगा। यानी कि इसका मतलब आपके पास में दो ही फैक्टर ऐसे हैं जो कि थीटा 1 और थीटा 2 वो बेस्ट फिट नहीं हो रहे हैं, तो आपको इनको अपडेट करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। तो वो यही कह रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपडेट थीटा 1 एंड थीटा 2 वैल्यू सो एज टू बेस्ट वैल्यू मिनिमाइज द एरर बिटवीन द प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड। अब आपको यही टारगेट है कि थीटा 1 और थीटा 2 की बेस्ट वैल्यू को फिट करिए जिससे आपकी एरर मिनिमाइज हो जाए। ये टारगेट है आपको कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने का। तो कॉस्ट फंक्शन अगर आपने मिनिमाइज कर लिया तो अब कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के वेरियस मेथड्स आप यूज करते हैं, जिसमें ग्रेडियंट डिसेंट मेथड आपका यूज किया जाता है। जो आपको याद हो कि जब आपने ऑप्टिमाइजेशन पढ़ा था, तो ऑप्टिमाइजेशन में ये तो आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपने यहाँ पर ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज किया, जिसकी वजह से आपने इस ग्रेडियंट डिसेंट मेथड में जो वेरिएशन आ रहा है, इस वेरिएशन को आपने मिनिमम कॉस्ट फंक्शन तक आप लेकर आ रहे हैं। जब ये मिनिमम कॉस्ट फंक्शन पर आपके आ जाएगा, तब उसके बाद में आपकी लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कुछ इस तरीके की बन के बाहर आ जाएगी। ये तो लाइन ऐसे हो या स्ट्रेट हो, कितना इसका स्लोप होना चाहिए, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा? थीटा 1 और थीटा 2 कहाँ से शुरू होनी चाहिए, इंटरसेप्ट कितना, ये भी कौन डिसाइड करेगा? थीटा 1 और थीटा 2 डिसाइड करेंगे। यानी कि दो आपके जो कांस्टेंट्स हैं, वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो ये इटरेशंस किए जाते हैं और इटरेशंस करने के बाद आपका बेस्ट फिट मॉडल निकाला है। तो उसके लिए आपका एक ग्रेडियंट डिसेंट मेथड यूज किया जा रहा है, ये ग्रेडियंट डिसेंट मेथड, जिससे आपकी एरर को कम किया है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आपको पहले भी आइडिया होगा कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट दिस वन। सो आई एम गोना टू शेयर ऑल दिस विद यू। मैं सारा का सारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको डिफ्यूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं मेरे से। एनी क्वेश्चन इफ यू फील, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर, नो सर। Sir, is there any difference between linear regression and linear programming? देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ब्रॉड डोमेन है, ब्रॉड डोमेन। उस ब्रॉड डोमेन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे केसेस, सब केसेस और एल्गोरिथम्स हो सकती हैं जहां पर ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो, लीनियर रिग्रेशन वाला यूज कर सकते हो। सो अल्टीमेटली व्हाट एवर यू आर डूइंग दैट ऑल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। उस पूरे के पूरे लीनियर प्रोग्रामिंग के बीच में आपका कहीं पर ये लीनियर रिग्रेशन यूज किया जा रहा है। Okay. ठीक है। हर वो प्रोग्रामिंग, हर वो प्रोग्रामिंग जहां पर, देखिए प्रोग्रामिंग का भी मतलब क्या है, यू हैव अ सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स, आपके पास कुछ इनपुट है, उस इनपुट से आउटकम निकालना है। किसी भी तरीके का प्रोग्राम जब एक लीनियर रिलेशनशिप में रखा जाएगा तो वो बहुत बड़ा डोमेन लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन भी अपने आप में एक लीनियर प्रोग्रामिंग का ही एग्जाम्पल है। लेकिन केवल लीनियर प्रोग्रामिंग में लीनियर रिग्रेशन ही यूज किया जाता है, दैट इज नॉट ओनली द ट्रू वन। सो मेनी मेथड्स आर देयर, सो मेनी प्रोसेसेस आर देयर जो लीनियर प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है। और Yes. तो ये आपके साथ कंटेंट में शेयर कर देता हूँ। मीनवाइल फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हम इसको किसी भी क्लास के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है। रेस्ट इज डन माय So साइड। with this Python, with this Python program. हाँ, वी हैव अ पाइथन प्रोग्राम, लेकिन क्योंकि थ्योरेटिकल है आपका ये, तो जरूरी नहीं है कि आप इसको पाइथन प्रोग्राम बनाएं। आप इसको कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली भी बता सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो पाइथन प्रोग्राम पे काम कर सकते हैं। आई एम गोना टू शेयर इट। ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। इसका डेटा सेट भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ है इसमें मेंशन। ठीक। Yes, sir. Yes. और बताएं। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी।
और बाकी आपका पेपर मैं आज देख लेता हूँ, उस पर हम लोग का काम चल रहा है, और मैं आज आपको कुछ ना कुछ उसकी अपडेट प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। वो प्लेगरिज्म तो उसका आपने निकाल लिया था ना? हाँ सर, काफी हद तक कोशिश तो की है निकालने की। ठीक है। बस मेन वही है कि उसका मतलब प्लैग नहीं होना चाहिए, उसमें सेंटेंसेस अपने सेल्फ रिटन होने चाहिए उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं एक बार उसको देखता हूँ, उसको देखने के बाद आपको सजेस्ट करता हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। सो फाइन, और इट्स सर ऑल। मैं ये भी प्लान कर रहा था सर, जैसे कि आप बता